ये जो हम बड़े आसानी से इस्तेमाल करते हैं एकदम रेमिटेंस, ये रेमिटेंस है क्या? तो ये सिर्फ एक पैसा भिजवाना नहीं होता, ये एक मुल्क की इकोनॉमी के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन डालना होता है। कतरा-कतरा समंदर बनता है। तुम्हारे पैसे जो भिजवा रहे हो, ये सिर्फ तुम अपने माँ-बाप की खिदमत नहीं कर रहे, तुम अपने मुल्क की खिदमत करते हो। देखिए इर्तज़ा साहब, बात ये है कि 2 चीज़ें आप बदल नहीं सकते, एक अपना वतन और एक अपनी माँ। जब हम रेमिटेंस की बात करते हैं, तो रेमिटेंस में जो स्टेक होल्डर शामिल होते हैं, ज़्यादातर उनकी बात होती है, उनका नाम आता है, जो कि बैंक्स हैं और वहाँ पे एक्सचेंज कंपनीज़ हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, एक्चुअली बहुत कम ऐसे लोग हैं कि जिनका एक फ्लेवर वहाँ के डायस्पोरा के साथ भी है, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो मिडल ईस्ट हो या चाहे वो फार ईस्ट हो। तो मैंने आज एक ऐसे मेहमान को मदऊ किया है जिनका पर्सनल एक्सपीरियंस इन सारे डायस्पोरा के साथ मुख्तलिफ मुल्कों में पाकिस्तानियों के साथ हो चुका है। उन्होंने फाइनेंस को, क्रिकेट को और उस कम्युनिटी की एस्पिरेशंस और डिमांड्स और नीड्स को मिला के जो एक सॉल्यूशन पाकिस्तानियों के लिए बनाया है, वो हमें आज के रेमिटेंस के नंबर्स में ट्रांसलेट होता हुआ नज़र आ रहा है। सो आई एम वेरी हैप्पी टू वेलकम माय डियर फ्रेंड एंड अ ग्रेट पर्सन एट हार्ट, मिस्टर जवाद गराम रसूल। थैंक यू सो वेरी मच इर्तज़ा। मैं तो बहुत ही खुशगवार हैरत में था कि आपने इतने ज़बरदस्त और इतनी बड़े टॉपिक के लिए जो है वो मेरा इंतखाब किया। फिर आपकी से जब बात हुई तो फिर आपने मुझे बताया कि भई हम फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर या हम जो है वो पॉलिसीज़ के ऊपर बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे उस सेगमेंट की कि जो कि बेसिकली डायरेक्टली आपके काम से रिलेटेड है। तो थैंक यू सो वेरी मच कि आपने मुझे बुलाया और मैं डेफ़िनेटली आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। And I look forward to that because we are going to have some very interesting discussions. हम एक रैपिड फायर राउंड भी करेंगे और आपसे कुछ मुश्किल सवाल भी पूछूंगा आपकी इजाज़त के बगैर। कमिंग और आगे सब्जेक्ट एंड टू फर्दर एलैबोरेट जो आपने कहा, वजह ये है जवाब बहुत सारे मेरा भी थोड़ा बहुत ताल्लुक़ रहा है पिछले सालों से इंडस्ट्री से, बट यू विद योर 30 years of experience in the intersection between the cultural nuances of the diaspora as well as dealing with the banks and money providers, ये बड़ा यूनिक कॉम्बिनेशन है which I wanted to share. Plus we're going to also talk about कि आपने बहुत सारे मज़ेदार काम किए including the T10 cricket league, introducing that, um, टू टीम्स फ्रॉम पाकिस्तान एंड ऑल दैट, वो आप नाज़रीन को डिटेल में बताएँगे। तो ये कॉम्बिनेशन मुझे एक ऐसा लगा कि वी शुड शेयर विद पीपल कि कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर हुई है। बट बिफोर वी स्टार्ट, इफ आई मे, द फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी, ये जो हम बड़े आसानी से इस्तेमाल करते हैं एकदम रेमिटेंस, ये रेमिटेंस है क्या? अच्छा सर, देखिए रेमिटेंस आम फ़हम ज़बान में एक आम आदमी के लिए या एक जिसको हम लेमैन कहते हैं, उसके समझने के लिए तो ये एक बहुत सी आसान सी चीज़ है कि हमारे जो गैर मुल्क में रहने वाले जो पाकिस्तानी डायस्पोरा के लोग हैं, वो अपने हार्ड अर्न्ड मनी को जब पाकिस्तान अपने प्यारों को भेजते हैं, तो उसके लिए वो उनके पास ऑप्शंस होती हैं कि वो एक फ़िनटेक के थ्रू उसको भेज दें, मोबाइल ऐप के थ्रू, वो किसी एक्सचेंज हाउस के थ्रू भेज दें या किसी बैंक का इंतखाब करें। तो बेसिकली रेमिटेंस को हम आसान अल्फाज में यही कहेंगे, बट उसको साथ ये समझना ज़रूरी है कि पैसे बैरून मुल्क से सिर्फ लीगल चैनल से नहीं आते, एज़ यू अंडरस्टैंड दैट। तो ये डिफरेंशिएट करना, क्योंकि अगर हम तरसील को डिफरेंशिएट करें कि लीगल और इल्लीगल चैनल जो है, दोनों तरीके से पैसे आते हैं, बट हमारा काम जो है, जो हमारा एक मकसद है वो ये है कि जो पाकिस्तान रेमिटेंस इनिशिएटिव जो कि 2012 में कायम हुआ, जिनको ये ज़िम्मेदारी दी गई स्टेट बैंक से कि वो पाकिस्तान के लीगल रेमिटेंस चैनल्स को राइट। जो है वो डेवलप करें, उनको इंसेंटिवाइज़ करें, उनको प्रमोट करने के तरीक़ेकार बनाएँ, ताकि हमारे जो कम्युनिटी के लोग हैं, चाहे वो ब्लू कॉलर वर्कर हैं, चाहे वो व्हाइट कॉलर वर्कर हैं, उनको बहुत क्लियरली ये बताया जा सके कि रेमिटेंस असल में लीगल चैनल से पैसे भेजने का नाम है, जो कि हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं। बट अगर आप उसकी मतलब पूछेंगे तो रेमिटेंस इज़ वेरी सिंपल कि पैसे ठीक। भेजने। तो सिंपली इट्स मनी ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड, यस। either for household usage as well as investment or whatever reason that may be है। आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात बोली कि जो आदमी बाहर से पैसे भिजवा रहा होता है, मैं बाहर हूँ
और सबसे बड़ा सेगमेंट, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, इज सऊदी अरेबिया यस, एंड यूएई, आफ्टर दैट एंड देन सब आपका यूके आ जाता है। यूके एंड यूएस एंड अदर कंट्रीज। सो सऊदी और यूएई की जब हम बात करते हैं, दिस इज आवर वर्किंग क्लास, ये हमारे भाई जो वहाँ पे मेहनत मजदूरी करते हैं, दैट्स द बिगेस्ट सेगमेंट। सो हर डॉलर जो वहाँ से भिजवाते हैं उसके पीछे एक कहानी होती है, बिल्कुल, जैसे ज़रूर कहानियाँ हैं, कहानियाँ, कहानी नहीं मे बी फॉर देयर household, it may be for groceries, it may be for healthcare, education. तुमने वो करीब से दूसरे एंड पे देखा है उन लोगों को एंड ऑल दैट। सो बिफोर वी गो फर्दर इनटू व्हाट कि रेमिटेंस के क्या-क्या वो होते हैं, पहले तो आपने जैसे करके ये लीगल और इलीगल इसका फ़र्क क्या है? ये ज़रा लोगों को समझा दीजिए, बिकॉज़ जो वहाँ से आदमी भिजवा रहा होता है ना, जो बात उसको फ़र्क इतना ज़्यादा क्लियर नहीं होता, और उसमें उसको अगर थोड़ा-सा फ़ायदा भी नज़र आ रहा होता है, लेकिन उसका नुकसान उसको पता नहीं होता। दैट इज़ वेयर द अवेयरनेस दैट यू क्रिएट कम्स इन, इस बारे में थोड़ा-सा। देखिए, लीगल और इल्लीगल का बड़ा सिंपल सा जो फ़र्क है वो ये है बेसिकली कि अगर आप कोई भी पैसा किसी बैंक के थ्रू, किसी एक्सचेंज हाउस के थ्रू या किसी फिनटेक ऐप के थ्रू जो है वो अपने अकाउंट में या सीओसी कैश एंड कलेक्शन के ऊपर पाकिस्तान भिजवाते हैं, तो ये सिर्फ़ एक पैसा भिजवाना नहीं होता, ये एक मुल्क की इकोनॉमी के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन डालना होता है, कतरा-कतरा समंदर बनता है। आज पाकिस्तान की जो रेमिटेंस अल्हम्दुलिल्लाह जिस जगह पे है, लाइक वी आर क्लोज टू 34 बिलियन, अ, और डेफिनिटली इट गोइंग टू इंक्रीज मोर आने वाले सालों में, हम सबकी दुआ और मेहनत है। तो इसमें ये जो चीज़ कम्युनिकेट करनी एक ब्लू कॉलर सेगमेंट को एक आसान काम नहीं है। यानी अगर आप उसको टीवी के एक इश्तहार से उसको बताना चाहें या आप उसको जो है वो एक सोशल मीडिया के क्लिप से बताना चाहें, तो वो शख्स जो है वो उसको उसकी पूरी कोर को, उसकी डेंसिटी को समझने से कासिर होता है। जिसके लिए कैम्पेनेबिलिटी क्रिएट की जाती है और कहा जाता है हुंडी से इनकार, पाकिस्तान से प्यार, उन हुंडी को लगाओ ताला, इस किस्म की जो आपने देखी होंगी, उसमें मकसद ये होता है कि जो वहाँ पर जो शख्स बैठा हुआ है, वो शख्स है कि जो वो पाकिस्तान से जब वो सऊदी अरब जाता है, तो उसकी किसी किस्म की ना कोई ट्रेनिंग होती है, ना कोई ग्रूमिंग होती है। राइट। और वो अपनी असबाब में से कुछ बेच के, ज़ेवर बेगम का बेच के, अपनी ज़मीन का टुकड़ा बेच के, और वो बड़ी मुश्किल से अपना वो सबब बनाता है। वो जब जा रहा होता है तो यकीन कीजिए कि वो अपनी उसी टूटी हुई जूती और उसी पुराने कपड़ों के अंदर जो है वो पीआईए या किसी एयरलाइन के अंदर बैठ के जा रहा होता है, और उसको ये भी नहीं पता होता कि जहाज़ में बैठना कैसे है। बल्कि आप यकीन करें, एक दफ़ा मैं ट्रैवल कर रहा था और मेरे साथ इसी तरह का एक ब्लू कॉलर वर्कर बैठा था, तो आप यकीन करें कि इसको सीट बेल्ट बाँधना नहीं आती। आई एम नॉट सरप्राइज्ड, बिल्कुल। वो पूरे 3 घंटे सिर्फ़ इस शशोपंज में बैठा रहा कि मुझे अगर प्यास लगी है तो मैंने किससे कहना है। तो आप सोच सकते हैं कि मेंटल स्टेट वो है। अब वो स्टेट का आदमी जब मुल्क से बाहर जाता है तो उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है कि उसने अपने घरवालों को पैसे भिजवाने। अब अंडर द सराउंडिंग्स वो पैसे लीगल जाने हैं, इल्लीगल जाने हैं, इस चीज़ की उसको ना एजुकेशन है, ना क्लैरिटी है। जो हम काम करते हैं, ये जो टास्क हमें दिया जाता है, उसमें ये कहा जाता है कि इनको ज़रूरत किस चीज़ की आइडेंटिफ़ाई करें। इनको ज़रूरत है हैंड होल्डिंग की, हाथ पकड़ के चलने की, समझाने की, बिठाकर उनसे बात करने की। आप यकीन नहीं करेंगे, जब हमारे बैनुल-मुल्क पाकिस्तानी जब मेरी उनसे बात होती है, तो मैं उनसे कहता हूँ कि यार आप चाहते क्या हैं? वो कहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि कोई आके हमारी बात सुने। किसकी सुनेंगे? सुनने के लिए उनको क्या चाहिए? एक दोस्त चाहिए। क्योंकि दोस्त के आगे आप अपने दिल की बातें कर लेते हैं। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फ्लैशी चीज़ों को देख के भी परेशान हो जाता है, फ्लैशी दुकानों को देख के परेशान हो जाता है। अब आप एक गरीब आदमी को देखें कि अगर एक मॉल है, तो वो मॉल में जाते हुए 10 दफ़ा सोचेगा कि मैं इस मॉल में जा तो जाऊँगा, चीज़ कैसे खरीदूँगा? हालाँकि हो सकता है उस मॉल में उसको ज़्यादा सस्ती चीज़ मिल रही हो। तो ये जो परसेप्शन है और ये जो उसका माइंडसेट है, इसको बदलने के लिए हम जाते हैं उनके पास, और मुख्तलिफ स्टेट बैंक, पीआरआई के इनिशिएटिव मुख्तलिफ बैंकों के लिए, और ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स क्रिएट करते हैं जो कि जिसमें उनको इंटरेस्ट हो, कंफर्टेबली। कंफर्टेबल हो। हम ऐसे खेल उनके लिए तैयार करते हैं, ऐसे रीजनल लैंग्वेज की म्यूज़िक शोज़ करते हैं, और उसी के बीच में सटल तरीके से हम एक बहुत बड़ा पैगाम उन तक मुंतकिल करते हैं, जो कि उनको ये एक्सप्लेन करता है तरीके से, समझदारी से, कि तुम्हारे पैसे जो भिजवा रहे हो, ये सिर्फ़ तुम अपने माँ-बाप की खिदमत नहीं कर रहे, तुम अपने मुल्क की खिदमत करते हो। देखिए इर्तिज़ा साहब, बात ये है कि 2 चीज़, मुल्क से बाहर आप चले जाएँ या घर में रहें, 2 चीज़ें आप बदल नहीं सकते, एक अपना वतन और एक अपनी माँ। तो
अगर आपने इस चीज़ को उनकी ज़बान में, जिस तरह वो सुनना चाहते हैं, हम उसी तरह से एक्सप्लेन करते हैं, उसी तरह से बताते हैं और मैं समझता हूँ कि पिछले गुज़िस्ता 3 सालों के अंदर इसकी बहुत कामयाबी भी हुई है और उसके वो नंबर्स में भी रिफ्लेक्ट होती है, वो इमोशंस में भी रिफ्लेक्ट होती है और कनेक्टिविटी जो अब जहाँ तक हम पहुँचे हैं, ज़ाहिर है अभी बहुत लंबा रास्ता बाकी है। मगर स्टिल ये एक डिफरेंट सेगमेंट होता है और मैं समझता हूँ कि यही मकसद हमारा होता है और इसी चीज़ के ऊपर जो है ना वो हम अपनी पूरे प्रोसेस को लेके चलते जो बात इफ़ आई रिकॉल करेक्टली आपने जैसे बताया हमारी पहली इंटरैक्शन जब हुई थी कोई 7-8 साल पहले तो रेमिटेंस कोई 19-20 अरब के अराउंड होती थी। नाउ वी टॉक अबाउट 34, 35, 38 बिलियन डॉलर्स। तो मुझे याद है तुमने एक दफ़ा कहा था मैंने तुमसे उस वक़्त पूछा था वी वर इन दुबई कि तुम्हारे ख़्याल में कितना साइज़ हो सकता है इसका जब हम 19-20 अरब पे थे। और मैंने क्या कहा था आपको याद है? आपने कहा था आसानी से 50% हम इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं सिर्फ़ बाय मूविंग जो इनफॉर्मल या इल्लीगल चैनल से भेजा जाता है इमीडिएटली। द ग्रोथ और ज़्यादा लोग जाएँ, ज़्यादा भिजवाएँ की बात नहीं होती, उस वक़्त तुमने सिर्फ़ कहा था कि थोड़ी-सी अवेयरनेस अगर अवेयरनेस क्रिएट कर दें और लोग कंफर्टेबल तो वही बात फिर प्रूव हो गई है। अच्छा जनाब, दिस इज़ वाज़ वेरी इन्फॉर्मेटिव एज़ फार एज़ द डिफरेंस बिटवीन लीगल एंड इल्लीगल इज़ कंसर्न्ड और लोगों के साथ आपने कनेक्ट होना है। अब ये दिस इज़ आई बिलीव वेयर यू कम इन एज़ अ ब्रिज बिटवीन दोज़ इंस्टीट्यूशंस बी इट बैंक्स और अदर पीपल तुम वहाँ जाके मुख्तलिफ इवेंट्स कराते हो, इंटरैक्ट करते हो लोगों के साथ। एंड द गुड थिंग दैट आई लाइक इज़ दैट यू गो एंड लिव विद देम, ईट विद देम यस। ताकि वो कंफर्टेबल हों और फिर आप उनको साथ करें। सो अनदर एस्पेक्ट व्हिच कम्स विद दिस इज़ क्योंकि जो बहुत वतन से दूर होते हैं, उनको जो वहाँ से इन्फ्लुएंसेस मिलते हैं, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि वो वहाँ जाके उनको पता नहीं होता कि कैसे चीज़ें करनी है। तो जब पहली तनख्वाह मिलती है तो वो आस-पास वालों से या तो किसी ने घर में बताया हुआ होता है बैक होम या फिर वहीं पे जाके वो बोलता है यार वो फलाने से भिजवा दो पैसे, उसको दे दो, घर पे पैसा मिल जाएगा व्हाटएवर। सो दिस इज़ वेयर द अवेयरनेस पार्ट कम्स इन व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो हाउ डू यू integrate your campaigns with them a little elaboration आपने गेम्स का जिक्र किया आई रिमेंबर क्रिकेट एक बहुत ऐसी चीज़ है कि जो सब लोगों के दिलों के करीब है हम सब पाकिस्तानी और दे साउथ एशियन फॉर दैट मैटर तो उसमें इफ़ आई कैन कट बैक एंड कम टू दैट सेगमेंट मुझे बताएं ये आपने क्रिकेट को जो प्रमोट किया ये बड़ा मज़ेदार रहा आई बीन अ लिटिल बिट पार्ट ऑफ दैट आल्सो यू नो दैट वो क्या था सर देखिए, बिल्कुल मैं क्रिकेट के ऊपर आपको बताता हूँ मगर अभी उससे पहले हम मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि जब हमने रेमिटेंसेस के ऊपर या रेमिटेंसेस के इनिशिएटिव्स पे काम शुरू किया, उससे पहले पीआरआई के सेगमेंट से पहले हमने पीआरआई का एक और सेगमेंट है जो रोशन डिजिटल अकाउंट पाकिस्तान का था। और आरडीए के अंदर जो है वो जब हम गए तो वो एक बिल्कुल अलग सेगमेंट था जिसको हमने टारगेट करना था व्हिच इज़ द व्हाइट कॉलर सेगमेंट। सॉरी, व्हाइट कॉलर सेगमेंट जो है वो ज़्यादा एजुकेटेड है। वो ज़्यादा समझदार है, उसका एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है। मगर हमें ये समझना था कि जब हमने जाके कोई चीज़ कम्युनिकेट करनी तो उससे पहले हमें जो जो पाकिस्तानियों का या साउथ ईस्ट एशियंस तो ख़ैर एक बड़ा बड़ा वो हो जाता है अगर हम एक्सप्लेन करें जाए, बट पाकिस्तानी जो है हमने ये जानने की कोशिश की कि वो किन 3 चीज़ों से अपने करीब हैं और 3 चीज़ों को वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, रिलेट करते हैं। उसमें 3 चीज़ें हमारी रिसर्च ने हमें बताई। उसमें पहले नंबर पे था क्रिकेट, उसपे दूसरे नंबर पर था खावा खाना-पीना, अपना खाना और तीसरी चीज़ थी अपना म्यूज़िक। ये वो 3 चीज़ें हैं, जो वो 3 चीज़ें हमने देखा कि पाकिस्तानी अपने ऐज के हिसाब से मर्द, औरत, बच्चे ये तीनों लोग कहीं न कहीं इन तीनों चीज़ों से मुंसलिक रहते हैं और रहना चाहते हैं। नॉस्टैल्जिया कल्चरल बिल्कुल। बैकग्राउंड अच्छा अब उसमें जब हम गए लेबर कैंप्स जो हमारी मेजर जब हम मिडल ईस्ट की बात कर रहे हैं लाइक दुबई की बात की, यूएई की बात कर रहे हैं या सऊदी की बात कर रहे हैं, अगर हम मस्कत की बात करें, कतर की बात कर रहे हैं, हम बहरीन की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर जब हम ब्लू कॉलर सेगमेंट्स के अंदर गए तो हमें बड़ा क्लियर ये नज़र आया कि एक तो देखिए हमारे मुल्क में बीइंग पाकिस्तानी इज़ वन थिंग, बीइंग मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ऑल मुस्लिम, बट यहाँ पर डेफिनिटली रीजनल मार्केट की भी एक बड़ी गेम है। लाइक आप ये समझते हैं कि इस वक़्त हमारे मुल्क के अंदर जो है वो हमारी पंजाबी और पख्तून्स 2 कम्युनिटी हैं, जो मेजॉरिटी के अंदर आपके ब्लू कॉलर सेगमेंट के अंदर जो है पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट कर रही है। और जब हम उनके लेबर कैंप्स में गए तो हमने देखा कि वो वहाँ पर क्या खाते हैं, क्या खेलते हैं और क्या सुनते हैं। तो उसपे हमें पता लगा कि जो हमारी शहरी
इलाकों में जो लोग म्यूज़िक सुनते हैं, वो म्यूज़िक वो इतने शौक से नहीं सुनते। वो अताउल्लाह ईसा खिलजी को सुनते हैं, वो आदा परवीन जी को सुनते हैं, वो रीजनल जो सिंगर्स होते हैं पख्तून तो उनकी फॉलोइंग बहुत थी। ये हमारी एक अंडरस्टैंडिंग या लर्निंग हुई। गुलपाना को सुनते हैं। तो अब यहाँ से चलते हुए जब फिर हम गए तो फिर हमने ये देखा कि भई इनका खाना-पीना क्या है, तो वो वहाँ पर अपने ही खानों को याद कर रहे हैं, तो उनको अपना ही खाना खाना है। और तीसरी चीज़ जो नज़र आई वो ये आई कि सब जो मुत्तफ़िक थे एक चीज़ पे, वो क्रिकेट थी। तो हर एक के कुछ लाइकिंग डिसलाइकिंग सेपरेट भी थी, बट क्रिकेट वो थी जिसमें सब मुत्तफ़िक थे और सब रिलिजियसली वहाँ पर क्रिकेट खेलते थे। यहाँ से देखते ही खेलते थे। अब आपको पता है कि हमारे मुल्क में जब क्रिकेट की बात होती है, तो क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान न्यूज़ीलैंड से खेल रहा है, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से खेल रहा है, होम सीरीज़ हो रही है, अवे सीरीज़ हो रही है। बट रीजनल कम्युनिटीज़ की जो पसंदीदा क्रिकेट है वो पीएसएल है। और पाकिस्तान सुपर लीग जैसा आपको पता है पिछले 10 साल पहले स्टार्ट हुई थी और यूएई से ही उसका स्टार्ट हुआ था। पहला सीज़न आपको याद होगा शुरू के 4-5 साल दुबई में खेली गई। तो वहाँ पर इंटरेस्टिंगली एक चैलेंज आया कि दुबई स्टेडियम चूँकि जहाँ लेबर रहती है शारजाह के इतराफ में, उससे बहुत दूर है। तो एक चैलेंज ये आया कि जिस जगह पे स्टेडियम है, वहाँ पर व्हाइट कॉलर सेगमेंट के लोग जो अपनी गाड़ी चला के आते हैं, वो तो स्टेडियम में आते थे, विज़िबिलिटी आसान। मगर जो ब्लू कॉलर्स थे क्योंकि 20,000 का स्टेडियम भरना जो है वो ब्लू व्हाइट कॉलर्स के लिए मुमकिन नहीं है किसी भी हवाले से। तो वहाँ ये चैलेंज हुआ कि जी ये ग्राउंड्स नहीं भरे जा रहे, ग्राउंड्स कैसे भरें? तो वहाँ पर एक आइडिया हमारा डिस्कस हुआ एक बैंक के साथ और हमने उनसे कहा कि जी अगर आप समझते हैं तो हम आपका ग्राउंड भर देंगे। उन्होंने कहा जी कैसे भरेंगे? तो हमने कहा कि जी हम लोग ले आएँगे। तो उस वक़्त हमने एक बड़ी खूबसूरत किस्म की कैंपेन क्रिएट की, एक उसकी बड़ी जर्सी बनाई और हमने लेबर कैंप्स को एंगेज किया और पाकिस्तानियों को मुख्तलिफ मैचेस में बस भर-भर के हम 5-5 हज़ार पाकिस्तानियों को हम स्टेडियम लेकर आए और यहाँ से बाकी भी जो हमारे बैंक्स थे या इदारे थे, उन लोगों को ये नज़र आया कि ये क्रिकेट इज़ समथिंग रियली सीरियस कि इसको हम कैसे रेमिटेंस और ब्लू कॉलर सेगमेंट के अंदर पेनिट्रेट कर सकते हैं। सो दैट इज़ द स्टार्ट। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ तो फिर क्रिकेट को हमने फिर लेकर चले तो पता लगा कि रमज़ान जो है, रमज़ान के अंदर जो है वो वहाँ पर चूँकि वर्किंग आवर्स कम हो जाते हैं, गर्मी बहुत होती है तो जनरली लोग ज़ोहर तक अपना काम ख़त्म कर लेते हैं और फिर उनका जो पास टाइम होता है फ्रॉम इशा टू सहूर टाइम, वो उस टाइम क्रिकेट खेलते हैं। तो फिर हमने रमज़ान क्रिकेट टूर्नामेंट जो है वो वहाँ पर क्रिएट किए। और फिर ये एक सिलसिला जो था वो क्रिकेट का वो चलता रहा, वो फिर यूएई से स्टार्ट हुआ, वो मस्कत गया, वो फिर सऊदी अरब में बहुत बड़े लेवल पे लेके गया, फिर हम मलेशिया भी लेकर गए। तो ये बेसिकली क्रिकेट की जो इंटीग्रेशन थी, जर्नी थी, उसमें फिर मुख्तलिफ बैंकों ने अपने-अपने तरीके से जो है वो उस चीज़ को लेकर चले। इवन रिसीविंग मार्केट में जहाँ हम लोग रिसीव करें, वहाँ पर भी क्रिकेट की पेनिट्रेशन हुई, बाहर भी हुई। तो ये क्रिकेट का बैकग्राउंड था कि हाउ वी हैव कनेक्टेड क्रिकेट टू रेमिटेंस। सो एक अब हम थोड़ी-सी बात करते हैं ऑन द ओनरशिप ऑफ सम ऑफ दोज़ कंपनीज़ जहाँ पर एक थोड़ा डिफरेंट एस्पेक्ट है बट आई वांटेड टू पिक योर ब्रेन ऑन दैट। ये बहुत आसान है कहना कि जी वो बाहर मुल्क में जो एक्सचेंज कंपनीज़ हैं, वो किसकी ओनरशिप है या कौन करते हैं एंड ऑल दैट। दैट इज़ अ क्वेश्चन दैट मे और मे नॉट बी आंसर्ड बट ऑन द अदर हैंड, me as a finance professional or whatever and somebody who would advise somebody to put in an investment there in an exchange company, आप समझ रहे हैं कि मेरा इशारा किस तरफ है। वो हमने भी देखा है, तुमने मुझसे ज़्यादा देखा होगा कि एक ख़ास मुल्क के लोग हैं जो कि आइदर ओन करते हैं या वहाँ पे टॉप पोजीशंस में हैं। कोई और मसला नहीं है, ठीक है, हम सारी दुनिया में काम करते हैं और लोग वहाँ जाके काम करते हैं, लेकिन बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जो आपसे बहुत सारी डिस्कशन में आई है, वो है डेटा। सो दे गेट एक्सेस टू अ लॉट ऑफ डेटा। व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड from probably the government over there. Let's talk about UAE for example or Saudi. Let's take UAE. UAE गवर्नमेंट से या उनके सिस्टम से और पाकिस्तान से इन्वेस्टमेंट अगर कोई पोटेंशियली चाहे कि वो अपना सेटअप करे एक्सचेंज कंपनी, हाउ वुड दैट वर्क एंड हाउ इज माय दिस पॉइंट करेक्ट और नॉट? अच्छा देखिए होता ये है कि बर्तज़ा जब हम अपनी मुल्क की सरहदों से बाहर जाते हैं काम करने के लिए चाहे हम वहाँ नौकरी कर रहे हो या अपना बिजनेस कर रहे हो हर नेशनलिटी तो हर नेशनलिटी के लोग होते हैं टू एन एक्सटेंड के मैं आपको बताऊं कि एम्प्लॉयर्स भी और कोवर्क। हाँ अब आप ये देख लीजिए कि जब आपने टी10 क्रिकेट लीग का जिक्र किया तो टी10 क्रिकेट लीग जो थी वो पाकिस्तान की इनिशिएट की हुई लीग नहीं थी। तो
अब उस लीग के अंदर मैं पाकिस्तान से जो है वहाँ पर सर्व कर रहा था। तो मैंने ये नहीं देखना था कि बाकी नेशनैलिटीज़ के लोगों को होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मैंने ये देखना था कि मैं चूँकि पाकिस्तान का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं पाकिस्तान का एम्बेसडर हूँ यहाँ पर, तो मैं कितना पाकिस्तानी टैलेंट यहाँ इंट्रोड्यूस करवा सकता हूँ, वो मैंने किया। पाकिस्तान के कमेंटेटर्स ने आके कमेंट्री की, पाकिस्तान के जो क्रिकेट ग्राउंड्स पे काम करने वालों ने वहाँ पर पार्टिसिपेशन की, पाकिस्तान के प्लेयर्स आए, पाकिस्तान के नाम से टीमें बनी। कमिंग बैक टू योर पॉइंट जो आपका असल सवाल था, मैं उसकी तरफ आता हूँ कि देखिए, इस वक़्त क्या है कि हर चीज़ जो है ना वो वक़्त के साथ-साथ इश्यूज़ डिफरेंट होते हैं, चीज़ें आप कुछ अचीव का इवॉल्व होती है, इवॉल्वमेंट्स होती हैं। अब इसमें मैं समझता हूँ कि देखिए जैसे अब मैं आपको थोड़ा-सा उसके एक बैकग्राउंड पे लेके जाऊँगा कि आप ये देखिए कि पहले जो एक्सचेंज हाउसेज़ थे जी, पाकिस्तान। पाकिस्तान में, वो एक्सचेंज हाउसेज़ जो थे वो प्राइवेटली वर्कआउट करते थे और उसकी वजह से डॉलर की फ्लक्चुएशन, डॉलर की पैरिटी, डॉलर को कभी प्राइस ऊपर होना, कभी नीचे होना, तो ये एक ऐसा सिस्टम था कि जिससे स्टेट बैंक और फाइनेंशियल इदारे जो थे वो परेशान होते थे और उसके अंदर बड़ी फ्रेजाइल सी सिचुएशन होती थी। अब होता ये है कि वो चीज़ें एक दिन में नहीं होती, वो ओवर द डिके होती हैं, ओवर 2 डिकेज़ होती हैं, बट इवेंचुअली वो उस जगह तक पहुँच जाती हैं कि जहाँ पर आपको अपना फुट डाउन करना पड़ता है और आपको सॉल्यूशन की तरफ जाना होता है। अब एक्सचेंज हाउसेज़ बंद करने से आप लोकल कंज़्यूमर की डिमांड्स को जो है वो ऑफसेट नहीं कर सकते, तो उसके लिए सॉल्यूशन क्या निकला कि इदारों ने, स्टेट बैंक ने और बाकी हमारे मुल्की इदारों ने इस चीज़ को मेक श्योर किया कि अब हमें इसका अल्टरनेट लेकर आना है। अल्टरनेट पर्सपेक्टिव से फिर उन्होंने तमाम बैंकों को कहा कि भई एवरी बैंक हैज़ टू ओपन हिज़ ओन एक्सचेंज हाउस एंड नाउ यू हैव सीन लाइक विदिन अ स्पैन ऑफ लास्ट 6 मंथ्स major banks either they open their exchange house and their branches or they acquired the so this is कैटेगरी बी क्यों खत्म कर exactly तो क्योंकि उससे पहले सिर्फ 2 बैंक्स थे जिनके पास वो थी एक्सचेंज कंपनीज़ जो 2 पाकिस्तान के बड़े बैंक्स हैं, बाकियों के नहीं थे, तो वो हो गया। सो दिस इज़ एट अवर एंड। this is one thing अच्छा जो आपका सवाल है कि जी रेमिटेंसेस के हवाले से भी चूंकि हम रिसीविंग साइड पे बैंक्स हैं they are pretty much dependent on what like 80 to 100 tie-ups active tie-ups right now maybe more 120 तो उन टाइप्स के ऊपर उनकी डिपेंडेंसी है कि वो टाइप्स जो है वही मीडियम है जिस मीडियम से पाकिस्तान के मल्टीपल और मुतअद्दिद बैंक्स के अंदर जो है वो आपका डॉलर उतरता है और डेफिनेटली उनको भी आपको मेन स्ट्रीम में लेकर चलना है। अब ये नहीं हो सकता कि कल फॉर व्हाटएवर रीज़न आप कल उन टाइप्स का नेटवर्क जो है वो एकदम से स्विच ऑफ कर दें और फिर आप क्या अब हम शुरू करेंगे। डेफिनेटली इसका अल्टरनेट तरीका इस चीज़ को एड्रेस करने का तरीका मैं समझता हूँ मेरी जो महदूद सी इस हवाले से वो ये है कि आप डेफ़िनेटली जिस तरह बैंकों ने यहाँ पर एक्सचेंज हाउसेज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट्स की, बहुत सारे पाकिस्तानी बैंक्स ऐसे हैं, जिनकी इंटरनेशनल ब्रांचेज़, होलसेल ब्रांचेज़ जो हैं मौजूद हैं। पाकिस्तान के कई बड़े बैंकों की, मिडल ईस्ट में भी हैं यूरोप, यूके में भी हैं एंड सो ऑन। अगर एक स्टेप के तौर पे ये चीज़ कर ली जाए कि कुछ बैंक्स जो है वो इनिशिएटिव्स लें और वो वहाँ पर अपने फिनटेक्स क्रिएट करें या वहाँ पर वो अपनी जो है वो बैंक के चैनल्स के थ्रू जो है वो एक्सचेंज हाउसेस का नेटवर्क बनाएँ। सो मूविंग ऑन इट्स गोइंग टू बी अ गुड आइडिया एंड इट विल डेफिनिटली गोइंग टू ऐड लॉट ऑफ वैल्यू इन द करंट सिस्टम। वेरी गुड बिकॉज़ दिस इज़ इम्पोर्टेंट फ्रॉम द सेंटर्स एंड आल्सो कि वहाँ पे भी हमारे ना सिर्फ टाई अप्स हों बल्कि वो टाई अप की ओनरशिप भी है वो सवाल करने का मकसद मेरा एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो आप ही ने एक बार हाईलाइट किया था थोड़े दिन पहले इज़ वेरी इंटरेस्टिंगली यू टोल्ड मी बिकॉज़ आजकल ये टेक्नोलॉजी का दौर है और डिजिटल और फिनटेक की आप बात कर रहे हैं, उसमें जो की है क्रिटिकल चीज़ जो होती है, डेटा इज़ द न्यू ऑयल। So data collection and all that, you have been able to do that very successfully. ज़रा उस बारे में थोड़ा बताइए कि ये आपने अच्छा, देखिए डेटा का होता ये है कि एक बड़ी use this data that मैं बता डेटा डेटा इज़ बेसिकली कि आप किसी भी कंज्यूमर या किसी कस्टमर के कवायद मालूम करते हैं। existing या potential customer. एग्जिस्टिंग के भी पोटेंशियल के भी देखिए दोनों चीज़ें। अब यहाँ पर होता ये कि जब आप किसी भी इंसान से, चाहे अपने मुल्क में बाहर हो, आप उनको कहें कि जी आपका नाम क्या है? वो बता देगा। आप कहें जी वालिद साहब का नाम क्या होता है? आप क्यों पूछ रहे हैं? या आप उनसे पूछेंगे अपना टेलीफ़ोन नंबर दे दें, ये वो नाम तो बिल्कुल नहीं पूछना। बिल्कुल ऐसे ही है। हम तुम्हें परिकुल का नाम क्यों बताएँ? एग्ज़ैक्टली तो ये एक पर्सपेक्टिव है। अच्छा होता ये है कि जब हम डेटा को नॉर्मल तरीके से लेने जाते हैं, हम जानना चाहते हैं कि भई आप किस इदारे में काम करते हैं या आप किस कैंप के मुलाज़िम हैं।
तो डेफ़िनेटली एक रिलक्टेंस होती है, ठीक है? तो डेटा को जो हम कलेक्ट करने जाते हैं डेटा बैंक्स के लिए जो कि उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है, उनकी वो टारगेट मार्केट होती है, उसपे उन्होंने कैम्पेनेबिलिटी करनी होती है, एसएमएस अलर्ट्स भेजने होते हैं, अपने प्रोग्राम्स कम्युनिकेट करने होते हैं। तो उसके लिए जनरली हम जो इवेंट वहाँ पर सजाते हैं, चाहे वो क्रिकेट का इवेंट है, चाहे वो म्यूज़िक का इवेंट है, चाहे वो मैं आपको बताऊँगा हमने तो दुबई के सहराओं में बसंत जाके मना ली। ओह रियली? और वहाँ वो भी फ्लेवर दिया लोगों को। तो उसमें होता ये है कि उनके लिए कैच ही होता है कि दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट इवेंट। अब जनरली जिस तरह के जब इवेंट्स होते हैं तो उसमें लोग टिकट बेचते हैं और लोग टिकट खरीद के आ जाते हैं। यहाँ हमारा टिकट टू द इवेंट इज़ द एक्सचेंज ऑफ डेटा। तो हम कस्टमर को ये एक डिफरेंट तरीके से हम क्यूआर कोड्स के ज़रिए टैबलेट्स हम देते हैं अपने स्टाफ को, वो जाते हैं उनसे कम्युनिकेट करते हैं, उनसे कहते हैं कि देखो ये इवेंट हो रहा है, ये क्रिकेटर आ रहा है, मोहम्मद इरफान आ रहा है फॉर इंस्टेंस, शाहिद खान आफरीदी आ रहा है तुम्हारे कैंप में और तुम चाहते हो कि उससे मुलाकात करो, मिलो या उसको देखो या उसके साथ सेल्फी खिंचवाओ, तो उसके लिए तुम्हें अपने कवायद हमें बताने पड़ेंगे। वो तुम्हारा जो डेटा तुम हमें दोगे, दैट इज़ योर एंट्री टू दैट इवेंट। और फिर हम उसको इलेक्ट्रॉनिकली भी और फिज़िकली भी उसका डेटा लेते हैं। डेटा लेने के बाद जो है वो हम उसको बेसिकली टिकट देते हैं या उसका कोई भी टोकन देते हैं जिससे वो उस इवेंट का हिस्सा बनता है। और फिर वो जो डेटा है उसको हम कंपाइल करके जो रिस्पेक्टिव बैंक वहाँ पर हमारे साथ एक्टिविटी कर रहा है उसको दे देते हैं। और टू द बेस्ट ऑफ माय इन्फॉर्मेशन कि वो बैंक फिर उस डेटा को अपने रेमिटेंस के जो सेंडिंग पार्टनर जो उस कैंपेन में होते हैं, उनसे शेयर करते हैं ताकि उनके पास टैप हो कि भई ये 2000 लोग, 5000 लोग टारगेटेड कैंपेन्स करते हैं। तो ये एक काइंड ऑफ स्केलेबिलिटी क्रिएट करता है बैंकों के लिए भी कि भई अगर हम गए, हमने डॉलर्स खर्च किए, हमने ये एक्टिविटी की, उसमें हमने इन्फॉर्मेशन भी दी, हमने हुंडी से इनकार पाकिस्तान से प्यार का मैसेज भी कन्वे किया और साथ-साथ इकोनॉमी ऑफ स्केल को मेंटेन रखने के लिए हमने एक एक्टिव कैंपेन की जिसके नताइज भी हमें आने वाले दिनों में मिलेंगे। सो दैट इज़ बेसिकली अच्छा आपने जो मुझसे एक बात की थी ना उससे मुझे एक किस्सा याद आया जिसको मैं कनेक्ट करना चाहूँगा। आपने कहा कि भई डेटा और बीवी का नाम तो बिल्कुल ना पूछना। अच्छा देखिए ऑन अ सीरियस नोट है तो ये एक बहुत ही सीरियस थ चीज़ था। पाकिस्तान में आपको पता है कि कल्चरल टैबू और आपको पता है कि बहुत सारे लोग जो है ना वो गैरत के नाम पे बहुत कुछ करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर मेहमान ने खाना नहीं खाएगा तो गोली मार देगा। ठीक है, तो यहाँ पर एग्ज़ैक्टली ऐसा ही हुआ कि दुबई के अंदर अच्छा जनरली होता ये है कि अगर आप दुबई के अंदर टैक्सी में बैठे हुए हैं, तो आप समझ लें कि उसके अंदर जो है ना वो आपको कोई 70% तो पाकिस्तानी मिलेंगे। और उन 70% में आपको कोई 40-50% जो है ना हमारे पख्तून भाई मिलेंगे। तो जनरली हम दुबई में अगर टैक्सी यूज़ कर रहे होते हैं तो मोस्टली 20-25 मिनट 40 मिनट का नॉर्मल रन होता है। टाइम बहुत होता है तो बड़ा अच्छा टाइम होता है और वो ड्राइवर भी पाकिस्तानी होता है तो वो भी इंटरैक्ट करना चाहता है। बा उसको भी ज़ाहिर है वो भी चाह रहा होता है कि वो पाकिस्तानी बैठे तो मैं बात करूँ और हम भी करते हैं। तो एक दफ़ा इसी तरह मैं टैक्सी में बैठा और एक बड़ा ज़बरदस्त इंसान उसने मुझे ग्रीट किया बड़े अच्छे तरीके से। तो मैंने उसको पहला सवाल किया मैंने कहा पाकिस्तानी हो? उसने कहा जी सर। आप भी पाकिस्तानी? मैंने कहा मैं भी पाकिस्तानी। कहता अच्छा मैं समझ अच्छा वो सब नहीं, नहीं, नहीं वो उसने मुझे क्या कहता मैं समझा सर आप लबनान से हैं। तो मैंने कहा नहीं लबनानी नहीं हूँ, लबन पीता हूँ मगर लबनान ठीक। तो मैंने उसको कहा कि अच्छा और क्या हाल-चाल है? कब से हो? 3 साल से हूँ, 4 साल से हूँ, वेरी गुड कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। मैं यहाँ पर ये सर्विस चला रहा हूँ, ये सर्विस एनीवेज़ तो मैंने उसको वैसे ही मैंने कहा अच्छा यार एक बात बताओ, पैसे कैसे भिजवाते हो पाकिस्तान? फ़ौरन नाम की बात है। फ़ौरन कहा पैसे कैसे भिजवाते हो? तो उसने कहा कि सर पैसे मैंने कहा हुंडी से भिजवाते होगे? कहता है नहीं सर हुंडी से नहीं भिजवाता। मैंने कहा क्यों? रेट तो ज़्यादा मिलता है हुंडी में। कहता सर वो बात आपकी ठीक है, मगर देखिए मेरे वाले साहब बहुत बूढ़े हैं। मैंने कहा अच्छा। एक भाई है वो मस्कत में काम कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो घर में मेरे वालिद साहब हैं और मेरी बीवी और मेरे 3 बच्चे हैं, बच्चे भी छोटे हैं। तो सर मैं जो हूँ ना वो बैंक अकाउंट जो है ना मैंने खोल लिया है जहाँ पर मेरा घर है। तो वो बैंक अकाउंट है सर उसके अंदर जो है ना वो एटीएम भी है और बेगम को पैसे चले जाते हैं, बस उसको एटीएम से इतना ज़रूरत होती है वो निकाल लेती है। एक्सीलेंट। तो मैंने कहा यार मगर फिर भी देख लो कि हुंडी से तुम्हें नफ़ा ज़्यादा होगा, ठीक है? वो समझ लो कि तुम भी कोई हाँ, मैं भी शायद कोई असलम भाई हूँ, ठीक है? तो उसने मुझे कहा कि नहीं सर बात ये है कि आप सोचें कि मैं अपना जवान बीवी को कैसे सोचूं कि वो जाए और किसी बाजार के अंदर जाके अंधेरी गलियों में जाके किसी छोटी सी दुकान पे किसी का पूछे अपना टोकन बताए मेरा गैरत गवारा नहीं करता। वेरी ना
तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या हुआ, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि देखिए इसमें जो हम कहते हैं ना हुंडी से इनकार, पाकिस्तान से प्यार, ये एक सेंटिमेंट है। बट मैं ये समझता हूँ कि इस वाक़ये ने मुझे एक चीज़ और बताई कि जैसे मैंने आपसे कहा कि वतन और माँ बदल नहीं सकते। इसी तरह जो इंसान के लिए सबसे ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो उसकी फैमिली है। तो या तो आप उसको पाकिस्तान से प्यार का दर्ज दे रहे हैं, बिल्कुल सही दे रहे हैं। मगर अब हमारी जो फ़ोकस है, जो हमारी कैम्पेन्स हैं, उसके अंदर हमें अब अपने प्यारों के साथ भी अटैचमेंट दिखानी, रिकनेक्ट विद द सैंड। हमने कुछ ऐसा सोचना है कि वहाँ बैठे हुए एक ब्लू कॉलर वर्कर के बच्चे के लिए हम क्या कर सकते हैं? उसकी हम वालिद साहब के लिए क्या कर सकते हैं? फॉर इंस्टेंस उसका ज़ाहिर है कोई शख्स वहाँ जा रहा है, नौजवान है, वहाँ काम कर रहा है, हार्ड वर्कर है। डेफ़िनिटली उसके बूढ़ा बाप पीछे है। मेडिकल इश्यूज़ होंगे, तो कोई ऐसी कैंपेन बन सकती है जिसमें वो वहाँ से पैसे भेजे और उसके अगेंस्ट मेडिकल इंश्योरेंस के वालिद को मिले। ये हो सकता है कि वो वहाँ से पैसे भेजे और कोई सरकार, कोई इदारा इस चीज़ को समझे कि उसके जो बेटा आज मैट्रिक और इंटरमीडिएट उसको वोकेशनल ट्रेनिंग मिले। क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें समझना कि अभी तक जो हमारा फ़ोकस मैं देखता हूँ जनरली बैंक्स का, इदारों का, वो फ़ोकस उनका ये है कि हमें इनसे ये चाहिए। जी, बस फॉर्मल चैनल से हमें इनसे पैसे चाहिए, फॉर्मल चैनल से पैसे आते रहें, मेरे पास डॉलर आ हमारे नंबर्स बढ़ते रहें, सितारे हमारे लगते रहें। अच्छी बात है, लगने चाहिए, मार्केट मार्केट शेयर बढ़ता रहे। मगर हमें ये भी समझना होगा कि ये एक ट्रांज़ैक्शन है, ट्रांज़ैक्शन एक इंसान की अपने आप से नहीं होती। अब आपको पता चला मैंने आपको क्यों बुलाया है? हाँ।